मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर इसमें हम पेपर सेकंड पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी। तो इसके अंदर हम वायरस के बारे में पढ़ रहे थे। वायरस जिसको हम विषाणु कहते हैं। तो इसी के बारे में आगे हम बात करेंगे आज। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम इसकी सिमेट्री, इसकी सममिति। सममिति के आधार पर विषाणुओं को 3 समूहों में विभक्त किया जाता है। सममिति जिसको हम सिमेट्री कहते हैं। इसके आधार पर देखो 3 समूह है। फर्स्ट इसके अंदर घन सममिति, 3 समूह है सममिति के आधार पर। तो फर्स्ट इसके अंदर घन सममिति, घन सममिति। घन सममिति को हम क्यूबिक सिमेट्रिक कहते हैं। क्यूबिक सिमेट्रिक। सेकेंड कुंडलाकार सममिति, जिसको हेलिकल सिमेट्रिक कहते हैं। हेलिकल। थर्ड जटिल सममिति, इसको हम कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक कहते हैं। कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से जो वायरस की जो सममिति होती है, सममिति के आधार पर 3 प्रकार के बांटे गए इनको। फर्स्ट घन सममिति, कुंडलाकार सममिति और थर्ड है जटिल सममिति। तो घन, कुंडलाकार और जटिल 3 प्रकार की सममिति इनकी होती है। क्यूबिक, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम पढ़ेंगे घन सममिति। घन सममिति के अंदर जैसे कि घन है, घन के प्रकार कई इसकी सममिति होती है कुछ इस प्रकार की। तो इस तरह की सममिति इस तरह के आकार के पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको घन सममिति कहते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे घन सममिति के बारे में। ये विषाणु घन सममित या बहुतलीय सममित या आइकोसोहेड्रल सममित होते हैं। क्रिक एवं वॉटसन के अनुसार कैप्सिड 3 स्वरूपी चतुर्तलीय, अष्टतलीय तथा आइकोसहेड्रल होते हैं। वास्तव में इनका आइकोसहेड्रल स्वरूप ही अधिक स्पष्ट होता है। इनमें कैप्सोमियर भी 2 प्रकार के होते हैं, पेंटामेरस तथा हेक्सामेरस। इसका जो आइकोसोहेड्रल रूप है वही इसका सबसे अधिक स्पष्ट होता है। और इसके अंदर जो कैप्सोमियर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पेंटामेरस और हेक्सामेरस। कैप्सोमियर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पेंटामेरस और सेकंड हेक्सामेरस। पेंटामेरस कैप्सोमियर 5 मोनोमियर से तथा हेक्सामेरस है वो 6 मोनोमियर से बने होते हैं। पेंटामेरस तो कितने मोनोमर से बनते हैं? 5 मोनोमर से। और हेक्सामेरस 6 मोनोमर इकाइयों से मिलकर बनते हैं।
देखो घन समिति के अंदर जो विषाणु आते हैं ना, उनके एग्जाम्पल इसके अंदर हर्पेस विषाणु, एक तो हर्पेस विषाणु इसके अंदर आता है, इसका एग्जाम्पल है हर्पेस विषाणु, घन समिति का होता है। सेकेंड इसमें एडिनो विषाणु, एडिनो विषाणु, फिर इसमें पोलियोमाइटिलस विषाणु, पोलियो माइटिलस विषाणु। तो इस प्रकार से ये सारे जो विषाणु है वो घन समिति जो विषाणु होते हैं उनके एग्जाम्पल है। सेकेंड इसके बाद है कुंडलाकार समिति। देखो घन समिति के विषाणु है, उनकी देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, किस तरह की उनकी स्ट्रक्चर बनी होती है। ये एग्जाम्पल है एडिनो वायरस का, एडिनो विषाणु है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो पाया जाता है अंदर की तरफ, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये है एडिनो विषाणु, एडिनो वायरस, उसकी स्ट्रक्चर है। ये इस तरह से घन समिति के अंदर जो एडिनो विषाणु इसके अंदर आता है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। सेकेंड है रेट्रोवायरस, उसकी स्ट्रक्चर ये है रेट्रोवायरस। तो इस तरह से इसकी समिति होती है, इस तरह से बीच में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो ये हो गया एडिनोवायरस और ये है रेट्रोवायरस।
समिति हेलिकल सिमेट्रिक। इस समिति के विषाणु में कुंडलाकार कैप्सिड अनेक एकल संरचनाओं से बना होता है। ये रचनाएं एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर लगी रहती है। हेलिकल कैप्सिड भी आवरण युक्त या आवरण रहित हो सकते हैं। स्टेनले ने तंबाकू मोजेक विषाणु TMV को रवे के रूप में प्राप्त किया एवं इसका विस्तृत अध्ययन कर बताया कि यह विषाणु छड़ के आकार का होता है। किसने? स्टेनले ने। स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने TMV, जिसको हम टोबैको मोजेक वायरस कहते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन किया और बताया किस आकार का होता है। ये छड़ की आकृति का होता है। लकड़ी की आकृति का, एकदम सीधी छड़ की आकृति का ये होता है। रोड के आकार का, जिसकी लंबाई 300 तथा व्यास 15 म्यू होता है। इसका प्रोटीन भाग 2330 उप इकाई प्रोटीन युक्त होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल अस RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA। देखो इसके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो कैसा होता है? RNA होता है, न्यूक्लिक अम्ल। ये होता है सिंगल स्ट्रैंड SSRNA, अर्थात एक तंतु की प्रकार का RNA होता है इसमें। यह न्यूक्लिक अम्ल 6400 न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा निर्मित होता है। किससे बनता है ये न्यूक्लिक अम्ल? 6400 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाती है। ये जो RNA है, इसका व्यास होता है 80 एंगस्ट्रॉम। जो TMV है, इसके अंदर जो SSRNA होता है, उसका व्यास होता है 80 एंगस्ट्रॉम। यह विषाणु उच्च ताप पर भी सक्रिय बना रहता है। छड़ सममिति युक्त या बेलनाकार सिलेंड्रिकल सममिति के विषाणु पौधों के अतिरिक्त जंतुओं में भी पाए जाते हैं। पौधों के अलावा ये जो कुंडलाकार सममिति वाले हैं, हेलिकल सिमेट्रिक प्लांट्स के अलावा ये विषाणु जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं। तो जंतुओं में देखो इसके एग्जाम्पल गलसुआ एवं जुकाम व फ्लू उत्पन्न करने वाले विषाणु। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। एक तो TMV हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से इसके अंदर वायरस है जो कुंडल के आकार के होते हैं? तो TMV, जिसको हम टोबैको मोजेक वायरस कहते हैं, इसके अलावा गलसुआ एवं जुकाम व फ्लू उत्पन्न करने वाले विषाणु, फ्लू उत्पन्न करने वाले विषाणु, जंतु विषाणु कह सकते हैं, जंतु वायरस, ये सब होते हैं कुंडलाकार सममिति में। तो हम टोबैको मोजेक वायरस है, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है।
वायरस। तो ये है इसकी कुंडलाकार स्थिति, कुंडल के रूप में ये पाया जाता है। तो इस तरह से चारों तरफ इसमें कुंडल पाए जाते हैं। ये है इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल सिमेट्रिक। थर्ड हम पढ़ेंगे जटिल सममिति, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक। जटिल सममिति, कुछ विषाणुओं में सिर भाग धन सममित तथा पुच्छ छड़नुमा पाई जाती है। अतः इस प्रकार के विषाणुओं को भी आवरण उपस्थित होने अथवा अनुपस्थित होने के आधार पर आवरण युक्त व आवरण रहित दो समूहों में विभक्त किया गया है। उदाहरण वैक्सीनिया विषाणु। वैक्सीनिया विषाणु में निश्चित कैप्सिड अनुपस्थित होता है। ये जो विषाणु है इसके शरीर के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, वो निश्चित रूप से ऐसा हो वो जरूरी नहीं है। तो वो निश्चित रूप से तो अनुपस्थित रहता है, होता है तो अनिश्चित रूप से ही होता है, कोई फिक्स नहीं है। तो इसके अंदर जो आवरण है वो निश्चित नहीं होता है। वह केंद्रक अम्ल पर अनेकों आवरण पाए जाते हैं। जो केंद्रक अम्ल है इसके अंदर विषाणु के अंदर जो अंदर केंद्रिक अम्ल होता है उसके बाहर अनेक आवरण पाए जाते हैं। टी सम श्रृंखला के विषभोजी जीवाणु या जीवाणुभोजी T2, T4, T6 सदस्य जिनमें कैप्सिड व संलग्न संरचनाएं उपस्थित होती है। देखो टी श्रृंखला है, इसके अंदर T2, T4 और T6 ये इसके सदस्य हैं। टी श्रृंखला के सदस्य होते हैं T2, T4 और T6। इनके अंदर कैप्सिड और जो रचनाएं होती हैं वो सब उपस्थित होती है। T4 विभोजी या हम इसको जीवाणुभोजी कह सकते हैं। एस्चेरिया कोलाई या ई कोलाई जीवाणु पर रहकर वृद्धि करता है। T4 है, किस पर रहकर वृद्धि करता है? ई कोलाई पर। ई कोलाई पर ये वृद्धि करता है। यह रचना में टेडपोल के आकृति का होता है। किसके आकृति का होता है? T4 टेडपोल की आकृति का। T4 की बात कर रहे हैं हम, ई कोलाई पर तो ये विकसित होता है और किसकी आकृति का होता है? टेडपोल, जो मेंढक का लार्वा होता है जिसको हम टेडपोल कहते हैं, उसकी आकृति का होता है। टेडपोल की आकृति का होता है कौन? T4। सिर कैप्सिड भाग आमाप का दीर्घाक्ष विषफलक होता है। यह भाग लगभग 2000 उप इकाइयों से बना होता है और दोहरे तंतु के डीएनए से युक्त होता है। देखो इसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड दोहरी डीएनए, तंतु की डीएनए मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए।
युक्त होते हैं, धारण किए रहता है। इसके अंदर 10 फलकीय विषुवत रेखीय दल या इक्वेटोरियल बैंड्स जो कि पिरामिड शीर्ष युक्त होते हैं वो धारण किए हुए रहता है। देखो इसका सिर होता है वो इस तरह का, इस तरह का होता है इसका सिर, बीच में इस तरह से पूंछ निकली हुई रहती है। तो ये इस प्रकार की इस वायरस की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ऊपर से पिरामिडनुमा इस तरह से इसका सिर होता है। इसका पुच्छ भाग कुंडलाकार सममित होता है। पूंछ वाला भाग कैसा होता है? कुंडल के आकार का। देखो ये पूंछ वाला भाग है वो इस तरह से कुंडलनुमा, इस तरह से हेलिकल होता है। इस प्रकार की सममिति जिसमें विषफलक एवं कुंडलाकार सममिति का समायोजन होता है द्विक सममिति कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइनल सिमेट्री। इसको हम द्विक सममिति, द्विक सममिति या सिमेट्री भी हम कह सकते हैं। ये द्विक सममिति कहलाती है। इसके पुच्छ भाग के अंदर क्रोड होती है जिसमें से डीएनए तंतु बाहर निकला रहता है। यह भाग प्रोटीन के पुच्छ आच्छद द्वारा घिरा रहता है। इसके देखो नीचे वाले भाग से प्रोटीन के जो डीएनए के तंतु है वो बाहर निकले हुए रहते हैं और प्रोटीन के पुच्छ आच्छद ये टेल शीट के द्वारा घिरा रहता है। डीएनए होता है वो इस तरह नीचे की तरफ निकला हुआ रहता है और किससे घिरा रहता है? ये प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ रहता है। आच्छद एक पतली बिंब कॉलर द्वारा ऊपरी सिरे की ओर तथा आधारी प्लेट द्वारा निचले सिरे से संलग्न रहता है। आधारी प्लेट षटभुजाकार होती है। इसके प्रत्येक किनारे पर एक पेग या स्पाइक तथा पतले पुच्छ तंतु लगभग 1300 अंगस्ट्राम लंबाई के निकले रहते हैं। इन रचनाओं के द्वारा ही जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका से संलग्न रहता है। देखो इसकी ये स्ट्रक्चर है, इससे षटभुज आकार के, देखो षटभुजाकार आधारी प्लेट है। यहाँ पे देखो एक प्लेट पाई जाती है, आधारी प्लेट है यहाँ पे। इससे षटभुज के आकार के देखो संरचनाएं निकली रहती है। पेग या इसको स्पाइक कहते हैं। पतले तंतु होते हैं, पुच्छ तंतु जो उस आधारी प्लेट से संलग्न रहते हैं इस तरह से। ये इससे निकली रहती है इस तरह की संरचनाएं। जिसको जीवाणु भोजी पर चिपकने में हेल्प करती है। इसी की वजह से ये जीवाणु कोशिका से संलग्न होता है। अनेकों अन्य फोज या बैक्टीरियोफेज में उपरोक्त संरचना में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन पाए जाते हैं, जैसे पुच्छ आच्छद अनुपस्थित होना। बहुत सारे होते हैं जिसके अंदर पुच्छ आच्छद अनुपस्थित होता है। अलग अलग तरह के विषाणु होते हैं। पुच्छ का छोटा होना, किसी के अंदर देखो छोटी पुच्छ पाई जाती है, किसी में देखो एक पुच्छ आच्छद अनुपस्थित होता है नीचे से, किसी के अंदर पूंछ होती है वो छोटी पाई जाती है। पुच्छ
पुच्छ का कुंद होना, पुच्छ तंतुओं का अल्प परिवर्धित होना इत्यादि उदाहरण है इसके। इसके जैसे संरचना में सब अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पे T3, T7, इसके अलावा T3, T7, T1 और T5। इस प्रकार से इसके अलग अलग प्रकार के रूप पाए जाते हैं। किसी में पूंछ अच्छत नहीं होता है, किसी में पूंछ छोटी होती है, किसी में आधार तंतु नहीं होते, आधार प्लेट नहीं होती। तो इस प्रकार से सारे जो वायरस है उनके स्ट्रक्चर के आधार पे सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग इसकी इस टी की जो श्रेणी होती है उसकी संरचना है, उसके सदस्य हैं ये सब। तो सबका आकार थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, इसके आधार पर उनको इस तरह से अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो ये थी जटिल समिति, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक, विषाणुओं की जटिल समिति। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर इसमें केंद्रिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। विषाणुओं में किस तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जिसको हम केंद्रिक अम्ल कहते हैं। विषाणु में डीएनए या आरएनए एक तंतु की अथवा द्वितंतु की रेखीय या वृत्ताकार आकृति में उपस्थित होता है। इन पर धन अथवा ऋण ध्रुवता पाई जाती है। तो ये जो विषाणु के अंदर जो केंद्रिक अम्ल होता है वो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। डीएनए हो सकता है तो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। अगर आरएनए होता है तो ये भी सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड हो सकता है। एकदम सीधी रेखा में हो सकता है, या इस तरह से हेलिकल रूप से कुंडलाकार हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी तरह का इसके अंदर केंद्रिक अम्ल विषाणु के अंदर पाया जा सकता है। तंतुओं की प्रकृति के आधार पर केंद्रिक अम्ल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के केंद्रिक अम्ल पाए जाते हैं विषाणु में। सबसे पहला प्रकार है इसमें एक तंतु की डीएनए। फर्स्ट है एक तंतु की डीएनए। एक तंतु की डीएनए है, इसके अंदर ये रेखीय या वृत्ताकार हो सकते हैं और इसका एग्जाम्पल है विषाणु 5x174। ये होता है वृत्ताकार प्रकार का। एमबी विषाणु पराबैंगनी किरणों के अवशोषण, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रियाओं, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन तथा गवानीन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन अनुपात व क्षारों के जोड़े बनने की क्रियाओं में द्वितंतु के डीएनए से भिन्नता प्रकट करती है। तो ये देखो विषाणु 5x174 किस तरह का होता है, इसमें एक तंतु की डीएनए पाया जाता है। किस तरह का, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, एसएस डीएनए जिसको हम कह सकते हैं। तो ये 5174 इसका एग्जांपल है। सेकंड है द्वितंतु की डीएनए। इसके अंदर देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। यह रेखीय या वृत्ताकार
और बंद वृत्ताकार भी हो सकता है, अधिकुंडली भी हो सकता है, वलन युक्त या वलन रहित हो सकता है। तो सेकंड है द्वितंतुकी डीएनए। इसको हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कह सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। थर्ड है एक तंतुकी आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। एक तंतुकी आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एक तंतुकी आरएनए। देखो एक तंतुकी आरएनए इसमें अनेकों जंतु व पौधों के विषफल के विषाणु में पाया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल है पिकरोना विषाणु, पिकरोना पिकरोना विषाणु। फिर है टोगा विषाणु, टोगा विषाणु। और इसके अलावा इसमें ऋण ध्रुवी या संक्रमणशील रेब्डो विषाणु, पैरामिक्सो विषाणु। पिकरोना विषाणु, टोगा विषाणु, रेब्डो विषाणु और पैरामिक्सो विषाणु, ये सब विषाणु इसके अंदर आते हैं जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ का काम भी आरएनए ही करता है। फोर्थ इसमें द्वितंतुकी आरएनए, द्वितंतुकी रियो जीवाणु, जिनको ब्लूटन विषाणु, कीटों के साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस जीवाणु, जंतुओं के विषाणु तथा कुछ पौधों के विषाणु जैसे कि वुंड ट्यूमर विषाणु तथा राइस डवार्फ विषाणु में पाया जाता है। रियो विषाणु तथा ब्लूटन विषाणु में यह 10 खंडों में या अधिक खंडों में विभक्त हो सकता है। तो देखो द्वितंतुकी आरएनए में ये रियो जीवाणु, रियो जीवाणु के अंदर पाया जाता है। फिर ब्लूटन विषाणु, कीटों के होते हैं साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस जीवाणु, जंतुओं के विषाणु तथा कुछ पौधों के विषाणु जैसे कि वुंड ट्यूमर विषाणु। राइस डवार्फ, ये सब विषाणु होते हैं जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा आज वायरस की सिमेट्री के बारे में हमने पढ़ा और उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है उसके बारे में पढ़ा।